हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी में हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में आज हम बात करेंगे काव्यबोध की। तो काव्यबोध में अपन ये समझेंगे कि काव्य क्या होता है, काव्य के भेद कितने होते हैं, उनके जो भेद है उनके भी भेद कितने होते हैं। मैंने इस तरह की व्याकरण की बात करेंगे। तो काव्य की परिभाषा लिखते हैं सर्वप्रथम। काव्य की परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि इस प्रकार से प्रश्न आता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, अथवा ऐसे भी आ जाता है कि काव्य की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो इस तरह का प्रश्न आता है तो अपन लिखते हैं इसमें काव्य, हेडिंग डालेंगे काव्य। और इसमें चूंकि प्रश्न में आता है कभी कभी कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा दीजिए, इसलिए अपन परिभाषा याद कर लेंगे कि विश्वनाथ के अनुसार लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही, अर्थात रसात्मकम मतलब रसयुक्त, वाक्य माने वाक्य, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अच्छा, ऐसी परिभाषा किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने दी है। इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई परिभाषा। अब परिभाषा की बाद आते हैं अपन भेद में। तो काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं काव्य के भेद में। तो काव्य के दो भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह काव्य जिसमें हम देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं, ऐसे काव्य दृश्य काव्य कहलाते हैं। जैसे दृश्य काव्य की बात करें तो दो प्रकार का दृश्य काव्य होता है, एक नाटक और दूसरा एकांकी। ठीक है, तो नाटक आप लोग देखे होंगे कि जब विद्यालय में प्रोग्राम होता है ना, जैसे कि सरस्वती पूजन होता है, तो वहां पे बच्चे नाटक में भाग लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सम्मिलित रहते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि उस मंच में जो बच्चे प्रतिभागी हैं, जो उसमें भाग लिए हुए हैं, उनकी बातों को हम सुन भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं। तो ऐसा मंच में हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? दृश्य काव्य है। क्योंकि दृश्य काव्य का मतलब है जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके, तो ऐसा काव्य क्या कहलाएगा? दृश्य काव्य कहलाएगा। और दृश्य काव्य के भेद कितने होंगे? अभी बात हुई। तो दो प्रकार के दृश्य काव्य के भेद होते हैं, एक नाटक और दूसरा एकांकी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं दूसरे भेद में, श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य जिसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। अच्छा, प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं, महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरी आख्यानक गीतियां। तो आप परिचित होंगे ऐसे महाकाव्य और खंड काव्य की बात करें। अच्छा, इसके डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कि एक नाटक क्या होती है, एकांकी क्या होता है, और महाकाव्य, खंड काव्य, खाना गीतियां और पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, इसका हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ी थोड़ी बातें इस पर बात कर लेते हैं कि जैसे महाकाव्य में क्या होता है, किसी
के जीवन का संपूर्ण चित्रण हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि भगवान श्री राम के जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी पूरी उनके जीवन की गाथा जिसमें लिखी हुई हो, तो जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण हुआ हो, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। लेकिन यदि हम किसी मान लीजिए श्री राम जी के ही किसी एक घटना का हम चित्रण अगर कर दें, किसी एक घटना का, तो वह एक खंड काव्य कहलाएगा। इतना मात्र अंतर है। और ये आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात, कि जिसमें जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है महाकाव्य कहलाता है, और जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे खंड काव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से एक काव्य है। और काव्य की परिभाषा आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। और इनमें से इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से नाटक, एकांकी, महाकाव्य और खंड काव्य है। इनमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू।